Very good afternoon to all. So let us discuss those questions. So दो question थे. I think एक question था factors affecting the different conductivity. Clear? One is electrolytic and other one is metallic conductors. उनकी conductivity को कौन affect करता है? तो काफी बच्चों ने आंसर सही दिए थे. So let us discuss those factors which affect this conductivity. So first factors affecting conductivity of electrolytic or ionic conductor. Electrolytic conductor की conductivity को कौन affect करता है? Clear? So factors affecting the conductivity of electrolytic conductor. तो काफी बच्चों के आंसर थे और बिल्कुल सही थे. पहला क्वेश्चन है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट कैसा है आपका? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट यदि वीक है तो ब्रेक नहीं होगा या कम ब्रेक होगा, डिसोसिएशन कम होगा. If the electrolyte is weak, then conductivity will be low. Then conductivity is low. Then, and if the electrolyte is strong, the conductivity will be high conductivity. It is highly conductive. Then, तो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे वीक में एग्जांपल देखें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल हो गया वीक एसिड, वीक बेस. और स्ट्रॉन्ग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड Fa, स्ट्रॉन्ग बेस Sb एंड सॉल्ट. These are the important aspects of weak and strong electrolyte. तो weak electrolyte कौन हुआ? Weak acid या weak base? Yes. कोई क्लियर है सभी को? आवाज आ रही है? Yes, sir. Fine. मयंक आज लेट कैसे कर दिया आपने? दिव्या, अभिनंदा, काजोल, माधवी, नव्या, वेरी, ईवा एंड परिणीता एंड ध्रुव. चलिए, they will connect themselves. Fine. So come to the topic. तो पहला फैक्टर है यदि इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा तो कंडक्टिविटी लो होगी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी हाई होती है. अब वीक कौन होता है? वीक एसिड, वीक बेस. स्ट्रॉन्ग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सोल्ट. अब 11th क्लास में हम इनको डिस्कस करते हैं. आपको याद होगा कि वीक एसिड कौन सा होता है? ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं. सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा. ऑर्गेनिक एसिड आर वीक लाइक फॉर्मिक एसिड, जिसमें भी कार्बन मेनली होता है. एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, दीज आर वीक एसिड. वीक बेस में कौन हो गए? ऑर्गेनिक बेस. वीक बेस में हो गए ऑर्गेनिक बेस जैसे अमीन, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, R3N, और you can say ammonia is weak base, ammonium hydroxide is weak base, etc. और नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो गए? मेनली HCl, HNO3, H2SO4. और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हो गए? जो एल्कली मेटल्स की हाइड्रोक्साइड है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो ये आपको याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो फर्स्ट फैक्टर विच इफेक्ट, wait for 1 second. Fine. So we discussed nature of electrolyte. Weak will show low conductivity, strong will show high conductivity.
वीक का एग्जाम्पल हो गया वीक एसिड, वीक बेस। वीक एसिड कौन होंगे? ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। वीक बेसिस अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, अमोनिया एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और स्ट्रॉन्ग का एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सोल्ट। सोल्ट आप देख सकते हैं, कोई भी सोल्ट ले, मेनली NaCl, KNO3, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये तो पहला फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन। सो बच्चों ने आंसर तो किया था, बट यू जस्ट राइट द फैक्टर, बट हाउ द कंडक्टिविटी विल डिपेंड, दैट वी हैव टू डिस्कस ऑल्सो। मतलब कॉन्सेंट्रेशन से चेंज तो होगी, बट कैसे चेंज होगी? लेट सपोज इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज और कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, so what will be the value of conductivity of such conductor? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी? कम या फिर ज्यादा? सोचो। NaCl मान लीजिए, वेरी गुड, लो इज करेक्ट। जैसे NaCl के आयंस है Na प्लस और Cl माइनस। यदि इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो आयंस ज्यादा होंगे, और आयंस ज्यादा होंगे तो आयंस के बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और उस अट्रैक्शन के कारण वो उतना ज्यादा कंडक्टिव नहीं हो पाएंगे। सो द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड फैक्टर वॉज टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर विच इफेक्ट द कंडक्टिविटी इज टेम्परेचर। और टेम्परेचर में हमने देखा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयन का अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किसके अंदर आपने डिसोल्व किया? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यदि आपका सॉल्वेंट पोलर हुआ तो NaCl पोलर है, पोलर पोलर में ही तो जाके डिसोल्व होगा, जल्दी से आयन दे देगा Na प्लस और Cl माइनस। बट यदि आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर हुआ तो इतना ज्यादा आयन नहीं मिलेगा, और आयन नहीं मिलेगा तो कंडक्टिविटी रिलेटिवली लो होगी। तो द पोलर सॉल्वेंट, in case of polar solvent, conductivity will be highly conductive, high conductivity. In case of polar solvent, conductivity will be high. So tell me how the conductivity is related with the viscosity of solvent. यदि सॉल्वेंट विस्कस हुआ तो आयन मूव नहीं कर पाएंगे उस विस्कस सॉल्वेंट, तो रिलेटिवली कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। So if the viscosity of solvent is high, then the conductivity will low. Conductivity will low. Clear? So these are some important factors. अच्छा, एक और फैक्टर था कि आयन यदि साइज बड़ा है, आयन का साइज, if the size of ion is larger, then the conductivity will be lower. Conductivity will be lower क्योंकि आयन यदि बड़ा होगा तो उसका मूवमेंट जो है रिलेटिवली लो होगा, तो उसका कंडक्टिविटी कम होगा। डन। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टेक स्क्रीनशॉट। तो ये हमने जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में इनको और डिटेल में पढ़ा था, इनके काफी एग्जांपल्स हमने लिखे थे, बट अभी के लिए आप एटलीस्ट इनको याद रखें कि कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, मेटेलिक कंडक्टर में सिर्फ दो ही बातें होती है उनकी कंडक्टिविटी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है और दूसरा टेम्परेचर पे। So if we talk about factors affecting metallic conductivity, factors affecting conductivity of metallic conductor. मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो दो फैक्टर्स होते हैं। देयर आर टू फैक्टर्स। द नंबर वन इज द नेचर ऑफ मेटल और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। नेचर ऑफ मेटल, मेटल कैसा है। मान लीजिए मेटल का आयोनाइजेशन कम है, मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो बताओ अच्छा कंडक्टर होगा कि पुअर कंडक्टर? इफ द मेटल हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, if the metal have low ionization energy, it would be good conductor, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, कम एनर्जी में दे देगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा तो कंडक्टिविटी हाई होगी। दैट मींस दिस इज गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर और हाईली कंडक्टिंग। और यदि आयोनाइजेशन
हाई होगी तो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से मिलेगा, इट वुड बी ओवर कंडक्टर और लेस कंडक्टिंग। देन और लास्ट फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। इन ये दो फैक्टर पे मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। सो दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने डिस्कस कर लिया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? सो दैट वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल का वाइब्रेशन रैपिड हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और कंडक्टिविटी कम हो जाती है। देन एक न्यूमेरिकल था, उसको भी देख लेते हैं, ध्यान से समझना। क्या न्यूमेरिकल था कि NaCl के डाइल्यूट सॉल्यूशन से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, यू पास 1 फैराडे, you pass 1 Faraday in the 10 liter of this solution. What is the pH of resulting solution? यही क्वेश्चन था, रीड करें जो होमवर्क हमने छोड़ा था। What was that? On passing 1 Faraday in 10 liter of aqueous NaCl, what will be the pH of resulting solution? तो इसको कैसे करते हैं? इसके लिए हम रिएक्शन लिखते हैं कैथोड और एनोड पे। तो NaCl Na प्लस एक्वस दे देगा और Cl माइनस एक्वस दे देगा। क्लियर? Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। ठीक है, तो रिडक्शन किसका होगा, Na प्लस का या वोटर का? वोटर का। और ऑक्सीडेशन किसका होगा? Cl माइनस का। मैटर के दो ही फैक्टर, एग्जैक्टली। क्लियर? मैटर के केस में दो ही फैक्टर होंगे, मेनली यही होंगे। देन मेनली दीज आर टू फैक्टर्स। अब इसको अलग अलग लिख लो, चाहे मेटल का साइज बड़ा हो, मेटल का साइज से आप रिलेट करते हो, वो भी इनडायरेक्टली आयोनाइजेशन से रिलेटेड है। यदि साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन कम होगा, फिर से हम यहीं तक पहुंच जाएंगे। देन इंटर रिलेटेड है नेचर ऑफ मेटल और मेटल का साइज, दीज आर इंटर रिलेटेड विद द आयोनाइजेशन। क्लियर? तो मेनली दो ही है, नेचर ऑफ मेटल, और इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली पैक्ड है तो आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, और लूजली पैक्ड है तो आयोनाइजेशन कम होगा, और दूसरा टेम्परेचर। Now come to this point, NaCl aqueous, Na plus aqueous and Cl minus aqueous। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमने देखा कि इसके केस में वोटर का रिडक्शन होता है और Cl माइनस का ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पे हमने रिडक्शन करवाया वोटर का, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? दिस इज 2H2O plus 2 electron will give you 2OH minus plus हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो ये रिएक्शन है। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि आपको पीएच निकालने के लिए हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ पे H प्लस तो है नहीं, तो OH है। हम पहले POH निकाल लेंगे, उसके लिए OH का कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है। तो जैसे OH का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको OH के मोल जरूरी है और वॉल्यूम, तो मोल यहाँ से निकाल लेंगे। तो फोकस ऑन बोर्ड, 2 moles of electron will give you 2 mole of OH minus। As per reaction, 2 mole electronic charge will give you 2 mole of OH minus ion। 2 मोल का मतलब क्या होता है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब, 1 मोल का इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फेराडे। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मीन 2 मोल फेराडे, 2 फेराडे। So this is 2 Faraday charge will give you 2 moles of OH minus, और अल्टीमेटली वी आर पासिंग ओनली 1 फेराडे। क्वेश्चन में कितना गिवन था? 1 फेराडे। तो रिएक्शन के लिए 2 फेराडे से 2 मोल मिलेगा, तो 1 फेराडे से कितना मिल जाएगा? 1 मोल ऑफ OH। OH का मोल मिल गया 1 और वॉल्यूम था 10 लीटर, तो 1/10। ये OH की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, और OH की कॉन्सेंट्रेशन से POH आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव 10 की पावर -1। तो ये आ गया 1, क्योंकि -1 बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और log 10 इज 1। तो POH 1 आ गया। और फिर हमने रिलेशन बताया था, पीएच और POH का रिलेशन कितना होता है? द सम ऑफ पीएच एंड POH इज 14। तो यदि POH 1 है तो ऑटोमेटिकली पीएच कितना आ गया? 13। ओके, और कुछ बच्चों ने इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट से भी किया था, वो भी सही है। यदि आप यहाँ से इक्विवेलेंट कंपेयर करो तो दो
दो इक्विलेंट से दो इक्विलेंट OH मिलता है, तो एक फैराडे से एक इक्विलेंट OH का मिलेगा, वहां से नॉर्मेलिटी निकालोगे, अल्टीमेटली द रिजल्ट विल बी सेम। नोटेड। तो यहाँ से हमने OH माइनस की मदद से क्या निकाल दिया, what we calculated, that is COH, and then ultimately by using this relation pH plus COH we got pH। एक स्क्रीन से फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर किया था, आप ट्राई जरूर करें एंड लेट मी नो आपके सॉल्यूशन मुझे भेजा करें ताकि मैं देख पाऊँ कहाँ पे मिस्टेक है। चलिए इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस इज व्हाट इज कंडक्टिविटी। So let us discuss these basic terms. So I hope all of you are familiar about these terms. First of all, write down resistance. Write down resistance. So what is resistance? How you will define resistance? हमसे पता चल रहा रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करने वाला फैक्टर। So resistance is the hindrance. Resistance is the hindrance produced in the flow of current. Got it? So what is resistance? Resistance is nothing but it is the hindrance produced in the flow of current. कि जो करंट फ्लो होता है उसमें क्या बाधा आ रही है, क्या हिंड्रेंस आ रही है, क्या डिफिकल्टी आ रही है, दैट इज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस दोनों केसेस में अलग अलग होता है। मेटेलिक कंडक्टर में मेटल का वाइब्रेशन होता है, जिससे मेटल का वायर एक स्मूथ है और एक उसमें कुछ वेरिएशन है। और आयनिक कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस आती है आयन के अट्रैक्शन के कारण। तो राइट डाउन द हिंड्रेंस, द हिंड्रेंस, द हिंड्रेंस produced, the hindrance produced by the solution, the hindrance produced by the solution in flow of current, in flow of current। current flow में क्या क्या रेजिस्टेंस, क्या क्या हिंड्रेंस आती है। जैसे ये जो डेफिनेशन है ये आयनिक कंडक्टर के लिए वैलिड है, दिस इज वैलिड फॉर आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन टर्म कहाँ पे आता है, आयनिक कंडक्टर में, जहाँ पे हम NaCl को डिसोल्व करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को घोलते हैं। बट मेटेलिक कंडक्टर में तो सिंपली मेटल होता है, वहां तो कोई सॉल्यूशन की डिस्कशन नहीं होता, सॉल्यूशन की चर्चा नहीं होता। क्लियर? तो इन केस ऑफ सॉल्यूशन वी कम टू नो ऑब्वियसली दिस इज आवर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो अब रेजिस्टेंस जिस तरह से नोट करके लिखेंगे, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, और वहां पे आपने सीरीज के लिए फॉर्मूला, सीरीज कनेक्शन के लिए फॉर्मूला निकाला, पैरेलल कनेक्शन के लिए लगाया। तो जो मेटेलिक कंडक्टर, जस्ट लाइक मेटेलिक कंडक्टर फॉलोज ओम्स लॉ, इन सेम मैनर दिस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आल्सो फॉलोज ओम्स लॉ। मतलब R इक्विवेलेंट विल बी R1 plus R2 for series connection and 1 upon R equivalent equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 for parallel connection. Got it? So write down, just like metallic character follows the Ohm's law, just like metallic conductor follows the Ohm's law, electrolytic conductor also follows the same. Electrolytic conductor also follows the same. Clear? Just like metallic conductor follows the Ohm's law, electrolytic conductor follows the same. Fine. देखिए ध्यान से। Next is factors affecting resistance. Factors affecting resistance. तो आपको याद होगा रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। तो फॉर एग्जांपल if we talk about what are the factors affecting resistance, resistance is directly proportional to the length of conductor.
क्लियर। तो जितना ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की, एग्जैक्टली आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इन केस एरिया इज कांस्टेंट, इफ ए इज कांस्टेंट, and resistance is inversely proportional to area in case length is constant. If both are variable, दोनों vary कर रही है, तो R is proportional to L upon A. And if we remove this proportionality, R is equal to rho L divided by A. R is equal to rho L divided by A, where R is resistance. R, obviously R is resistance. Rho is resistivity. What is rho? Rho is resistivity. रेजिस्टिविटी, और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो आपके इस चैप्टर में भी काम आएंगे न्यूमेरिकल करते टाइम। सो आर इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, while A is the cross sectional area. A is the cross sectional area of conductor. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यदि R की यूनिट की बात करें तो यहाँ पे यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ यूनिट आप जानते हैं और जो नए नए पैरामीटर आएंगे उनके हम डिराइव करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज ओम, दिस इज ओम, क्लियर। अब यहाँ से रो का फॉर्मूला क्या बन गया, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रो फ्रॉम दिस, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, क्लियर। तो यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आर इक्वल टू रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रो देन, आर की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ विल बी इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर विल कैंसिल आउट टू फॉर्म ओम इनटू सेंटीमीटर। तो रो की यूनिट हो गई ओम इनटू सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे आपको डाउट हो रहा होगा कि सर हमने मीटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम बार बार ऐसा यूनिट लेते हैं। तो इस चैप्टर में, पर्टिकुलरली इस चैप्टर में और इस सेक्शन के अंदर जो भी लेंथ या फिर एरिया या फिर वॉल्यूम का हम डिस्कशन करेंगे, दैट विल बी टेकन इन सीजीएस सिस्टम, क्लियर। तो ये स्टैंडर्ड है, इट इज ओम इनटू सेंटीमीटर रेदर देन ओम इनटू मीटर। नेक्स्ट, write down a question, define resistivity, define resistivity or specific resistance, define resistivity or specific resistance। तो ये डेफिनेशन भी आपने क्लास 10th में लिखी होगी, बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है। जब आप एरिया को 1 कर दोगे, if you put A equal to 1 centimeter square, and if you put length is equal to 1 centimeter, then rho is equal to R. So this is nothing but the resistance of that conductor whose area is 1 centimeter square and whose length is 1 centimeter. So कैसे define करेंगे, rho is equal to RA upon L. So let A is equal to 1 centimeter square and L is equal to 1 centimeter. तो दोनों का वैल्यू 1 1 रखने पे रो कितना आ गया, R के इक्वल। तो ये उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, ये उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर और एरिया है 1 सेंटीमीटर, क्लियर। सो इसको लिखने के बाद डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट डाउन रेजिस्टिविटी इज द, राइट डाउन रेजिस्टिविटी is the resistance of, resistivity is the resistance of a conductor, resistivity is the resistance of conductor, resistance of the conductor whose length is 1 centimeter, whose length is 1 centimeter, and the area of cross section whose length is 1 centimeter and the area of cross section is 1 centimeter square.
and the area of cross section is 1 centimeter square. फाइन, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर और एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट टर्म आपने कंडक्टेंस सुना होगा. नेक्स्ट इज कंडक्टेंस. दिस इज कंडक्टेंस. इट इज डिनोटेड बाय G. Conductance is denoted by G. Conductance is the inverse of resistance. It is reciprocal of resistance. Clear? It is reciprocal. It is reciprocal of resistance. इसका मतलब conductance G is equal to 1 upon R. G is equal to 1 upon R. तो G का यूनिट क्या हो गया? 1 upon ohm. That is ohm inverse. So the unit is ohm inverse. इस ohm inverse को हम कैसे लिख सकते हैं और आप ध्यान से समझें. It can be written as OHM inverse. ये भी लिख सकते हो. और क्या क्या नोटेशन है इसके? This is known as MHO. MHO. This is also known as MHO. देखो OHM का उल्टा कर दिया MHO. This is also valid. So ohm inverse MHO, and it is also known as Siemens. So one more unit, which is known as Siemens. So conductance is the reciprocal of resistance. Take a screenshot. फिर कुछ और फैक्ट डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे. चलिए next factor is what is cell constant and then what is conductivity. उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल. So if we talk about cell constant is the ratio of the length of conductor to that of cross sectional area of conductor. Cell constant is equal to L upon A. This is the length divided by area. और इसका दूसरा फॉर्म भी हम जनरेट करेंगे कि कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस की टर्म में हम क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट? ये सेंटीमीटर एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, so this is centimeter inverse. Clear? So next is conductivity. Next term is the conductivity. This is denoted by K और kappa. इसको इस तरह से बनाते हैं, कुछ इस तरह से. तो आप तो सिर्फ K ही लिखते हैं. This is noted as kappa. KAPPA, kappa. So conductivity is inverse of resistivity. जिस तरह कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है. तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया? रो वोल्ट RA upon L. Rho is calculated as RA upon L, so that K is equal to रो की जगह लिखते हैं RA, तो ये बन गया L. This is L upon RA. That's it. So what is the unit? Can you tell me the unit of kappa, unit of conductivity? Anyone? किसी की भी यूनिट यहाँ पे नहीं छोड़नी है. जब आप इनकी यूनिट पढ़ोगे तो आने वाले टर्म्स की यूनिट हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे. So what is the unit of kappa? Anyone? Just calculate. Put the unit of L, R, A. सबकी यूनिट पता है. L is centimeter. This is centimeter square. Ohm inverse, centimeter inverse. Very good. This is Siemens centimeter inverse और ohm inverse centimeter inverse. तो देखो
फॉर्मूले में पुट करना है सेंटीमीटर इनवर्स एंड ओम इनवर्स. फाइन. So L is centimeter, R is in ohm, area in centimeter square, to centimeter cancel. ऊपर लेके गए तो ओम का इनवर्स और सेंटीमीटर का इनवर्स, which is simply ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. या फिर ओम इनवर्स को हम सीमन लिखते हैं, तो इट इज सीमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स. इट इज सीमन सेंटीमीटर इनवर्स. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करिए. Try this question. Very simple question. The resistance of 0.0025 molar solution, 0.0025 molar solution of K2SO4 is 326 ohm. Is 326 ohm. Find the specific conductance. Find the specific conductance of solution. Specific conductance of solution if cell constant is equal to 4. If the value of cell constant is 4. Very simple question. अच्छा, can you tell me what is meaning of specific conductance? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो specific resistance पढ़ा. तो जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी होता है, उसी तरह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? एनीवन? कप्पा. वेरी गुड. इट वुड बी कंडक्टिविटी. क्लियर? सो रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी. सो टेल मी द आंसर. वेरी सिंपल. अच्छा, इसका एक पार्ट मैं बाद में और कराऊंगा नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने के बाद, तो ये क्वेश्चन हम एक बार और रेफरेंस देंगे. एनीवन? सिंपल कैलकुलेशन है, ट्राई करिए. अच्छा, एरिया को आप कैपिटल ए या स्मॉल ए दोनों से लिख सकते हो. यदि स्मॉल ले रहे हो तो स्मॉल रखो, कैपिटल ले रहे हो तो कैपिटल रखो. लगाओ फॉर्मूला. सेल कांस्टेंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या काम आएगा, और जो कंडक्टिविटी है वो किससे रिलेटेड है. डायरेक्ट फॉर्मूला देखो बोर्ड पे. K इज इक्वल टू L अपॉन आर ए. इजंट इट? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आर एल अपॉन ए. इजंट इट? 1 अपॉन आर को साइड में कर दिया और एल अपॉन ए को 0.012. वेरी गुड. 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3. वेरी गुड, बिल्कुल सही है. ठीक. 1 अपॉन आर एल अपॉन ए, और एल अपॉन ए ही तो हमारा सेल कांस्टेंट है. दिस इज अवर सेल कांस्टेंट. क्लियर? तो के क्या हो गया? सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर. तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. तो सिंपली सेल कांस्टेंट इज 4, रेजिस्टेंस इज 326. तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.2 इंटू 10 की पावर 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3. दैट्स इट. दिस इज द कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी से आप कंडक्टेंस भी निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस दिया है तो रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हो. तो यू कैन कैलकुलेट एवरी डाटा यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन. क्लियर? तो यदि आपको रेजिस्टिविटी पूछा होता तो वो क्या होता? रेजिस्टिविटी क्या होता? या तो आप आर ए अपॉन एल से निकाल देते या फिर इसका ऑपोजिट कर देते, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी. resistivity is the reciprocal of conductivity, like that. तो ठीक है, स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रेफरेंस लेंगे जो मोलर कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे. ठीक है, स्क्रीनशॉट. फाइन. नेक्स्ट, कंडक्टिविटी से रिलेटेड एक और फैक्ट है, इसको आप याद रखें. व्हाट इज दैट फैक्ट? ठीक, नोट करके लिखें.
इफ वी आर मिक्सिंग टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंडक्टिविटी, यदि हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करें जिनकी कंडक्टिविटी डिफरेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज वन कंडक्टर whose conductivity is K1 and whose volume is V1, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड, आप ध्यान से समझेंगे। and we are mixing it with another solution whose conductivity is K2 and volume is V2. So what we are doing is mixing two solutions whose conductivity is different with different volumes. So how the resulting conductivity will be related with the given conductivity. तो जो K है आपकी रिजल्टिंग कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी आफ्टर मिक्सिंग, तो ये इन दोनों से कैसे रिलेटेड होगी। तो जो फॉर्मूला आप मोलरिटी में निकालते हो, याद होगा आपको M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, वैसा ही फॉर्मूला इसका होता है। तो रिमेंबर द फॉर्मूला, द रिजल्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ दिस टू सॉल्यूशन इज गिवन बाय K1V1 प्लस K2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। K resultant is equal to, very good, K1V1 plus K2V2 divided by V1 plus V2, where K1, K2, K are conductivity of respective solution, V1, V2 are initial volume। तो ये आप याद रखें कि जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो फाइनल की कंडक्टिविटी किस फॉर्मूले से निकालनी। नेक्स्ट एक सिंपल सी और टर्म है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मोलर? व्हाट डू यू मीन बाय मोलर? मोलर मीन्स डिफाइंड फॉर 1 मोल। So this is basically the conductivity in which 1 mole of electrolyte is present. तो मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 1 mole of electrolyte is present. So write down the definition, लिखें, it is denoted by lambda and subscript में m, so it is denoted by lambda m. Write down, it is the conductance of a solution, it is the conductance of a solution in which is the conductance of a solution in which 1 mole of electrolyte is dissolved, in which 1 mole of electrolyte is dissolved। देखिए ध्यान से, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा सॉल्यूशन है जिसमें हमने कोई भी सब्सटेंस डिसोल्व किया, रिजल्टिंग मोल है 1, let the volume be V। So this molar conductivity can be denoted by K into V। Molar conductivity is equal to normal conductivity, conductivity into volume। तो अब हम यहाँ से वॉल्यूम उठा के वहां पे प्लेस करेंगे in terms of molarity। So can you tell me the molarity of this solution? What will be the molarity? वॉल्यूम ml में है, ध्यान से समझना। मोलरिटी क्या होता है? moles divided by volume in liter, isn't it? What is molarity? Moles of solute upon volume of solution in liter। Fine, ml inverse, हाँ यूनिट ठीक है। इट इज मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मोल की जगह 1 रख देंगे और ये जो वॉल्यूम है ये आपका ml में है, तो हम v को किससे डिवाइड कर देंगे? 1000, so that this become in liter। तो यहाँ से मोलरिटी कितनी बन गई? 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना बन गया? 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। इस वॉल्यूम को हम वहां पे प्लेस कर देते हैं, so that the molar conductivity become 1000 into K divided by molarity m। This is the final formula, lambda m is equal to 1000 into K divided by m। एक बार फिर से इसको देखें आप कि कैसे हमने रिलेट किया। ये उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है जिसका मोल 1 है, वॉल्यूम ml में v दिया है, तो हमने मोलरिटी जनरेट की क्योंकि हमें फाइनल फॉर्मूला मोलरिटी की टर्म में निकालना है। तो मोलरिटी इज मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल की जगह हमने 1 रख दिया,
और वॉल्यूम ml में है तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया ताकि ये लीटर में आ जाए। 1000 से डिवाइड किया तो दिस बिकम 1000 अपॉन v, और ये बन गया v इज इक्वल टू 1000 अपॉन m। यहाँ से पुट किया v की वॉल्यूम, v की जगह हमने 1000 अपॉन पुट किया, तो दिस बिकम lambda m इज इक्वल टू 1000 into k डिवाइडेड बाय m। सो इट्स यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको k का यूनिट डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे आप k का फॉर्मूला लिख के फिर यूनिट निकाल के फिर इसका यूनिट निकालने जाओगे, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट इज वेरी यू कैन से रिस्की, गलती होने के चांस होंगे। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैम्डा एम? एनीवन? सोचो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैम्डा एम? Think over that. What should be the unit of lambda molar conductivity? चलिए ध्यान दे, बोर्ड पे कैसे निकालेंगे। ये जो 1000 है दिस इज यूनिट लेस, इसका तो कोई रोल नहीं है। कप्पा कंडक्टिविटी इसकी हमने निकाली, दैट इज सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। रीजन की अभी निकाली थी जस्ट पिछले वाले स्टेप में, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, मोलरिटी की यूनिट क्या होगी? मोल्स पर लीटर। और जैसा मैंने बताया कि आपको सीजीएस यूनिट में लेनी, तो लीटर, लीटर को हम लीटर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। तो मोलरिटी को क्या लिखेंगे? मोल्स पर लीटर नहीं लिख के क्या लिखेंगे? मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका आंसर मिल जाएगा, मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो दैट दिस बिकम लैम्डा मोलर इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर जाएगा। वेरी गुड सिमन, मीटर स्क्वायर यहाँ पे आपने गलती कर, सिमन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? फॉलो द सीजीएस सिस्टम। सिमन और सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, तो क्यूब इज पावर 3 -1 is 2, तो सिमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो काफी एग्जाम्स में इसका ये यूनिट ही पूछ लिया गया है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी? दैट इज मोलर कंडक्टिविटी सिमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ये सिमन जो है वो ओम इनवर्स होता है, सिमन इज इनवर्स ऑफ ओम। फाइन। तो इसी तरह से वन मोर टर्म, देयर इज वन मोर टर्म दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये आप रिलेट कर सकते हो, इफ यू नो मोलर कंडक्टिविटी then you can simply relate the equivalent conductivity। कैसे रिलेट करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो इसको लैम्डा एम से डिनोट किया था मोलरिटी से, यहाँ पे हम लैम्डा एन से डिनोट करेंगे नॉर्मली, लाइक तो लैम्डा एन इज गिवन बाय 1000 के, सिर्फ यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस आएगा। एम है तो एम है, और एन यहाँ होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉर्मली। तो लैम्डा एन बिकम 1000 into k divided by n, so this is equivalent conductivity। lambda n is equal to 1000 into k divided by n। तो इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए, व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? it is the conductance of it is the conductance of a solution it is the conductance of a solution containing 1 gram equivalent containing 1 gram equivalent GEQ लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, containing 1 gram equivalent of electrolyte containing 1 gram equivalent of electrolyte। क्लियर? तो ये एक मोल सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी थी, और ये उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का कितना अमाउंट होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। So can you relate the unit of lambda n? What should be the unit of lambda n? Anyone? कहाँ पे फर्क आया है? वहां पे मोल था, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट है, तो इस बार यूनिट क्या हो जाएगी? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स की जगह इक्विवेलेंट इनवर्स। तो द फाइनल यूनिट
of lambda n is 7 centimeter square equivalent chamber. That's it. यदि आपको एक फैक्टर आता है लेमडा एम, तो आप लेमडा एन आसानी से लिख सकते हैं, यूनिट भी आप उससे रिलेट करवा के डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो सिंपली replace the molarity by normality and replace this mole inverse by equivalent. So take a screenshot. Wait for 1 second. Read your doubt. What is n in the formula? N denote the normality. What is n? N is the normality. N is the normality. So n यहाँ पे लिख सकते हैं आप. What is n? N is normality. तो n का फॉर्मूला यदि नहीं पता तो वो भी आप लिख सकते हैं. मोलरिटी क्या होती है? मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो नॉर्मलिटी होगी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो नॉर्मलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. दिस इज नॉर्मल. फाइन. तो नेक्स्ट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. तो हमने मोलर कंडक्टिविटी देखी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखी. अब नेक्स्ट हम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. तो इसको ध्यान से समझेंगे. On dilution, what happens if you dilute a solution? On dilution, volume increases. volume increase होता है. डाइल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज. और याद रखना, जब डाइल्यूशन होता है तो कंडक्टिविटी घटती है. डाइल्यूशन के कारण कंडक्टिविटी कम होती है. So if we talk about effect on lambda m, what will happen to lambda m? That is product of K into V. Can you tell me what will be the effect of dilution on lambda m? मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी या घटेगी? Anyone? देखो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है और K कम हो रहा है. तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? ओवरऑल इफेक्ट will be the increment of lambda m. This is very important. कि देखो ये फैक्टर कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए, बट नॉट लाइक दैट. द वॉल्यूम इंक्रीजेस रैपिडली. वॉल्यूम में इंक्रीमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू डिक्रीमेंट इन के. तो वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इस कारण जो लैम्डा एम होगा दैट विल इंक्रीजेस ओवरऑल. दैट विल इंक्रीजेस ओवरऑल. तो इसका मतलब यदि हम डाइल्यूट करें तो लैम्डा एम का वैल्यू बढ़ता जाएगा. कितना बढ़ेगा? एक लिमिट तक. किस लिमिट तक? जब हम मैक्सिमम डाइल्यूशन अचीव कर लेंगे. इन केस ऑफ मैक्सिमम डाइल्यूशन we will get the maximum value of lambda m, और उसी वैल्यू को हम बोलते हैं limiting molar conductivity. That is known as limiting molar conductivity. Clear? So write down, note करके लिखें. On dilution, write down, on dilution volume increases rapidly. On dilution इंक्रीज क्यों होगा? एक बार रिपीट कर दो. इंक्रीज इसलिए होगा कि वॉल्यूम और के का प्रोडक्ट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, के कम हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है, लैम्डा एम बढ़ेगा. रोटेट. बिकॉज वॉल्यूम जो है वो ज्यादा एक्सटेंट में इंक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम इंक्रीजेस रैपिडली, के डिक्रीजेस नॉट टू द एक्सटेंट, नॉट टू द एक्सटेंट टू दैट ऑफ वॉल्यूम. ये जो है ये कम डिक्रीमेंट शो कर रहा है, ये ज्यादा इंक्रीमेंट शो कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझ लो. फॉर एग्जाम्पल जो के है ये 4 है और वॉल्यूम 4 है. ध्यान से समझना, इस वैल्यूज देके मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है जब एक बढ़ रहा हो और एक घट रहा हो, ओवरऑल कांस्टेंट नहीं रह रहा हो. तो देखो
के आधा हो गया, के आधा हुआ मतलब के का वैल्यू 2 हो गया। वॉल्यूम के वैल्यू 4000 गुना कर दी, वॉल्यूम के वैल्यू 4000 गुना कर दिया या 400 गुना कर दिया। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे के इंटू वी का प्रोडक्ट क्या है, 4 इंटू 4 16। यहाँ पे के इंटू वी का प्रोडक्ट क्या है, 400 इंटू 2 इट इज 800। तो ओवरऑल क्या हुआ, लैम्डा बढ़ा कि घटा, ये लैम्डा था दैट इंक्रीजेस। सो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एक्सटेंट, ऐसा नहीं है कि एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो ओवरऑल कांस्टेंट हो जाएगा। इट ऑल्सो डिपेंड हाउ टू हाउ एक्सटेंट इट इंक्रीजेस और डिक्रीज। सो आई होप क्लियर होगा। सो हमने वैल्यू से भी देखते हैं, वैल्यूज तो हमने आर्बिटरी एज्यूम की थी। ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि जब आप डाइल्यूशन करवाने जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और लैम्डा एम का वैल्यू बढ़ेगा। तो राइट डाउन नोट, on dilution volume increases rapidly, on dilution volume increases rapidly, which results in the increment of which results in the increment of molar conductivity, which results in the increment of molar conductivity, full stop। ये लिखा सभी ने, on dilution volume increases rapidly, which results into the increment of lambda m or molar conductivity, full stop। At infinite dilution, at the infinite dilution, value of lambda m, at infinite dilution, value of lambda m will be maximum and known as limiting molar conductivity, and known as limiting molar conductivity। मतलब जब आप मैक्सिमम डाइल्यूशन कर लोगे, हमने ये देख लिया कि डाइल्यूशन से ये बढ़ रहा है तो एक लिमिट तो होगी हर एक चीज की। तो जब इसकी लिमिट पहुंच जाती है तो ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया, इनफाइनाइट तो कुछ भी नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा हमने डाइल्यूशन कर दिया, देन लैम्डा एम विल बी मैक्सिमम एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय लैम्डा एम नॉट, इट इज रिप्लेस्ड बाय लैम्डा एम नॉट। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये जो लैम्डा एम नॉट है दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसी तरह से जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टिंग है, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगी, एंड दैट इज डिनोटेड बाय एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन lambda n is replaced by lambda n naught, that is limiting equivalent conductivity. This is limiting molar conductivity and this is limiting equivalent conductivity, limiting equivalent conductivity। क्लियर? तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डाइल्यूशन से क्या होता है। डाइल्यूशन मतलब पानी ऐड करना, पानी ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने से ये लैम्डा एम भी बढ़ता है और लैम्डा एन भी बढ़ता है। और कहाँ तक बढ़ेगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक। जब आपने मैक्सिमम डाइल्यूशन कर दिया वहां पे जाके इन दोनों के वैल्यूज मैक्सिमम हो जाती है और उसी को आप बोलते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नोट। या फिर उसका दूसरा नोटेशन होता है, कहीं कहीं जगह आपको ये इस तरह से भी डिनोट की हुआ मिलेगा, दैट इज लैम्डा एम इनफाइनाइट, बोथ आर करेक्ट। तो लैम्डा एम नोट भी सही है और लैम्डा एम इनफाइनाइट इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर? तो इसके बाद अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये आपको दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करनी होती है और दोनों के लिए अलग अलग मेथड। गॉट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका वैल्यू निकालते हैं। This is limiting molar conductivity. How to calculate this limiting molar conductivity
in case of strong electrolyte. Fine. So for strong electrolyte, it is calculated by using, for strong electrolyte, the lambda m naught can be calculated by using the DHO equation. This is DHO equation. So DHO क्या है? It is named after a scientist. DHO का full form होता है Debye-Huckel. This is Debye-Huckel on-Sager equation. Debye-Huckel on-Sager equation. तो इसकी मदद से हम लैम्डा एम नॉट निकालेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट DHO. अब DHO की इक्वेशन क्या है? दिस इज लैम्डा MC is equal to lambda m naught minus b root c. This is Debye-Huckel equation. देखो यहाँ पे lambda MC क्या है? This is molar conductivity at C concentration. ये कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे, जैसे 0.1 मोलर की, 0.2 मोलर की, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग वैल्यूज आएगी. तो ये एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन की मोलर कंडक्टिविटी. और ये क्या है? दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम वैल्यू माइनस बी. बी इज ए कांस्टेंट व्हाइल सी इज कॉन्सेंट्रेशन. बी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, और सी है कॉन्सेंट्रेशन. तो इसको आप पहले लिख लें, फिर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो राइट डाउन, दिस इज लैम्डा MC डिनोट मोलर कंडक्टिविटी. दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट सी कॉन्सेंट्रेशन. इस सी कॉन्सेंट्रेशन की कंडक्टिविटी है. What is lambda m naught? What is lambda m naught? This is molar conductivity. This is molar conductivity at infinite dilution. जब infinite dilution कर लेंगे तब की conductivity. अच्छा, जो infinite dilution वाली है उसको हम और क्या बोलते हैं? Limiting molar conductivity. It is also known as limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity. What is C here? C is the concentration. C is concentration in molarity. And what is B? B is a constant. B is a constant which depend on C factor: nature of electrolyte, concentration, and temperature. B is a constant which depends on first is temperature, second is concentration, and third is nature of electrolyte. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये तीनों पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट कि बी किस पे डिपेंड करता है. तो ये हमने देख लिया इन पैरामीटर्स को. लैम्डा MC क्या है? सी कॉन्सेंट्रेशन की लिमिटिंग मोलरिटी, लिमिटिंग कंडक्टिविटी. व्हाट इज लैम्डा MC? दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट सी कॉन्सेंट्रेशन. व्हाट इज लैम्डा m नॉट? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सी इज कॉन्सेंट्रेशन एंड बी इज कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ पे आए थे. अब देखो कि इस DHO इक्वेशन की मदद से हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे. तो हमें ये वैल्यू ग्राफ से मिलेगी. तो हम सबसे पहले एक ग्राफ जनरेट करते हैं, दैट इज बिटवीन लैम्डा MC वर्सेस रूट सी. ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का. कैन यू रिलेट द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ दिस ग्राफ? बताओ क्या स्लोप होगा इफ इट इज ए स्ट्रेट लाइन. व्हाट इज द स्लोप एंड इंटरसेप्ट? देखो y एक्सिस दिस इज c प्लस mx. ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू c प्लस mx. तो y एक्सिस पे आपने लैम्डा MC रखा है, रूट c को आपने x एक्सिस पे रखा है. तो इंटरसेप्ट क्या बन गई? c इज लैम्डा m नॉट. और स्लोप क्या हो गया? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x. दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x. स्लोप इज माइनस ऑफ b. तो नेगेटिव स्लोप है और पॉजिटिव इंटरसेप्ट है. कुछ इस तरह का ग्राफ है, कुछ इस तरह का. तो देखो हमारी इंटरसेप्ट जो है वही हमारा लैम्डा m नॉट. तो इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m नॉट निकाल सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू फाइंड लैम्डा m नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग DHO इक्वेशन. DHO is lambda MC minus lambda m naught minus b root c, where b is constant, c is concentration. And when we plot this curve on y and x axis, that is between lambda MC and root c, we will get lambda m naught as our intercept. जो lambda m naught है वो हमें इस लाइन की इंटरसेप्ट के जरिए मिलता है. डन. सो टेक ए स्क्रीनशॉट.
टेक स्क्रीनशॉट। तो एक बार आप इसको रिवाइज करके आएंगे तो प्रोबेबली कल जो है चैप्टर most probably it will be completed. So from Monday we will start chapter number 4 chemical kinetics for sure. तो कल ये एंड हो जाएगा तो आप इसको रिवाइज करते रहें और मंडे को आपका टेस्ट है। आई होप everyone knows that Monday there will be test of solution and colligative property chapter number 2. Yes, so 6 to 7, yes, timing is 6 to 7 और यदि कोई मॉडिफिकेशन और चेंज होता है तो आई विल लेट यू, अदरवाइज till now it is scheduled at 6 to 7 PM Monday. डन। तो आज का लेक्चर आप रिवाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्टर्स को आप रिवाइज करेंगे और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है इसका एनसीईआरटी आप अटेम्प्ट करें और उसके बाद आप मॉड्यूल पे आए, पहले एनसीईआरटी एंड देन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।